हेलो एवरीवन। आरती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट जून 2025 की तैयारी के लिए जो हम लोगों ने एक शुरू किया है, उसका आज ये दूसरा भाग है। और आज मैं आपको एमसीक्यू जो भाषा विज्ञान है यूनिट 1, उससे मैं तैयारी करवाऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश? इन चारों में से सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जब जैसा कि हमने देखा कि सबसे प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है, और ऋग्वेद भी एक प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ये भी वैदिक संस्कृत ही प्रयोग हुआ होगा इसमें भी। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? सही जवाब दीजिएगा। संस्कृत। संस्कृत जो है वो भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, ये प्राचीन भाषा है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी? सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका सही जवाब है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचर या खस? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचर या खस? सही जवाब दीजिएगा इसमें से। सौरसेनी। सौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? अवहट, अवहत, देश भाषा या डिंगल? कौन सा नाम अवहट अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा डिंगल। डिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक है? वियोगात्मक का मतलब होता है कि जिसको अलग अलग करके भी उसका अर्थ निकाला जा सके। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली? कौन सा सही जवाब होगा इसमें? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा जो है वो वियोगात्मक भाषा इसे कही जाती है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पे कब हुआ था? हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पे कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 500 ईस्वी में, 1800 ईस्वी या 1000 ईस्वी में? सही जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही जवाब है 1000 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत के किस शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? संस्कृत के किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24, 18, 9 या 2? सही जवाब क्या होगा? 24। संस्कृत के कोई भी शब्द जो है उसके 24 रूप बनते हैं विभक्ति
जो विभक्ति और वचन वचन के आधार पर जो विभक्ति हम लोग याद करते थे, जैसे कि बालक, बालको, बालका, तो ये यही पूछा जा रहा है कि ये कितने मतलब कितने रूप बनते थे, तो ये 24 रूप बनते थे। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? 8, 6, 16 या 2? कितने रूप बनते हैं हिंदी में? 2 रूप बनते हैं हिंदी में किसी भी शब्द के। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान या खुसरो? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है अब्दुल रहमान। यह अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? अपभ्रंश के मुख्य कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, महापुराण या खुमान रासो? कौन सी रचना सही है धनपाल की? भविष्यत कहा। यह धनपाल की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पुष्पदंत सरहप्पा, शालिभद्र सूरी या मुंज कवि? हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को मानते हैं और लुइपा को वो हिंदी का सबसे अच्छा कवि मानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक राहुल सांकृत्यायन ने 2 कवियों का जिक्र किया है, एक अच्छे कवि का और एक प्रथम कवि का। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन जो प्राचीन व्याकरण है उसके रचयिता कौन है? मुनि जिनविजय, हेमचंद्र, राजशेखर या पाणिनि? कौन है इसके लेखक? हेमचंद्र। पाहुर दोहा किसकी कृति है? पाहुर दोहा किसकी कृति है? धनपाल, हेमचंद्र, राम सिंह या पुष्पदंत? सही जवाब दीजिएगा। राम सिंह की कृति है ये। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जो इंदु, धनपाल, स्वयंभू या सरहप्पा? यहाँ सही जवाब होगा सरहप्पा। सरहप्पा को की गणना 84 सिद्धों में होती है। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? लुइपा, सरहप्पा, गोरक्षपा या देवसेन? देवसेन। देवसेन जो है वो सिद्ध कवि नहीं है। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? रामचरितमानस, पद्मावत, चित्रावली या चंदायन? ये याद रखिएगा कि ये चारों जो रचनाएं हैं ना, ये सभी अवधी भाषा की ही हैं। ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं, लेकिन इसमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम रचना कौन है? चंदायन। चंदायन जो है वो सबसे प्राचीनतम रचना है अवधी भाषा की। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? शेख नवी, जायसी, कासिम शाह या उस्मान? हंस जवाहिर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? कासिम शाह। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पद्मावत, मधुमालती? कौन सी रचना जो है वो अवधी भाषा की नहीं है?
विनय पत्रिका। ये अवधी भाषा की नहीं है, ये किस भाषा की है? ये जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। ये ब्रज भाषा की रचना है ये विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा की रचना है, ये अवधि में नहीं है। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और मधुमालती ये तीनों अवधि भाषा की है। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तुलसीदास की लिखी हुई कौन सी कृति नहीं है? कवितावली, अनुराग बांसुरी, गीतावली, दोहावली। इसमें से चारों में से कौन सी कृति, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अनुराग बांसुरी। इसके लेखक कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान। इसके रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान है, इसके रचयिता है सदल मिश्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने। भारत के थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचारक कौन थे? महात्मा गांधी, मिस्टर ह्यूम, एनी बेसेंट या निवेदिता? कौन थे इसके? सही जवाब होगा एनी बेसेंट। राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? प्रेम सागर, भाषा योग वशिष्ठ, प्रबोध चंद्रोदय या भाग्यवती? कौन है राम प्रसाद निरंजनी की रचना? भाषा योग वशिष्ठ, यही है। 84 वैष्णव की वार्ता ये किस भाषा में लिखी गई है? 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा या अपभ्रंश? सही जवाब दीजिएगा ब्रजभाषा। दोस्तों आपने अब तक 26 प्रश्न कर लिए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? एनटीए लेवल का प्रश्न है ये सब, और ये पिछले एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और ये मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये बताइएगा कि आपको ये प्रश्न किस तरह के लग रहे हैं। और आप इसको आप अपने नोट्स में जो भी प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड भी कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय में आपको आसानी रहे रिवीजन करने में। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? उर्दू मिश्रित हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी या ब्रजभाषा? सही जवाब दीजिएगा संस्कृत निष्ठ हिंदी। राजा लक्ष्मण सिंह ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? 60 करोड़। 60 करोड़ है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? 10, 5, 18 या 15? आपको बोली और ये उपभाषा, अपभ्रंश और ये जो बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये सब चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इन सबको ज़रूर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही, बुंदेली, बांगरू, खरी बोली? कौन है इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही। मगही जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है।
इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? अवधि किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी? इसका सही जवाब क्या होगा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही अवधि आती है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी नहीं है? मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। कौन सी हिंदी बिहारी हिंदी नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? मारवाड़ी। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? लखनऊ और बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, वैशवाड़ी, अवधी या बुंदेली? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अवधी भाषा के क्षेत्र में आते हैं लखनऊ और बाराबंकी। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा, रायपुर, भोपाल, इंदौर। ये चारों ही एमपी के हैं शहर। तो आप बताइए बघेली बोली का केंद्र कहाँ है? रीवा। रीवा में बघेली बोली बोली जाती है। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में इस तरह के प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं जहाँ पे नहीं लिखा रहता है। जैसे कि आप ये समझ में आएगा कि ब्रजभाषा सीधे अगर आपने देख लिया और उसके बाद में लगा दिया तो आपको लगेगा कि ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किस नगर में ब्रजभाषा बोली जाती है। लेकिन जो ये प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए एग्जाम के समय में। देखिए यहाँ लिखा है इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है। तो ये नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है, इससे बहुत सारे बच्चों को इससे कंफ्यूजन हो जाता है। मथुरा, आगरा, इटावा या हाथरस? सही जवाब क्या होगा? इटावा। इटावा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है, बाकी मथुरा, आगरा और हाथरस में ब्रजभाषा बोली जाती है। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ी, मालवी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? मालवी। इंदौर और उज्जैन में मालवी भाषा बोली जाती है। मालवी भाषा नहीं, मालवी बोली। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? गढ़वाल, नेपाली, कुमाऊनी या लहंदा? क्या है नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम? कुमाऊनी। कुमाऊनी बोली जाती है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत उपभाषाएं और एवं बोलियां मानी गई है। कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई है भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से? 2 भाषाएं उपबोलियां, 5 भाषाएं, 18 बोलियां, 2 भाषाएं, 8 बोलियां, 5 भाषाएं, 18 बोलियां, 1 उपभाषा, 5 बोलियां या कोई नहीं? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। ये सही जवाब है इसका। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खरी बोली का केंद्र मेरठ, बिजनौर है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद, इटावा है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। देखिए साफ साफ लिखा है नहीं है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें से सत्य कथन को खोजना है, इसमें से उस कथन को खोजना है जो गलत है। ये है ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है, इसीलिए ये जो कथन हो जाएगा ये गलत होगा और ये प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से असत्य कथन छांटिए। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इसमें से जो गलत कथन है उसको छांटना है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी, ललितपुर है। तो इसमें से ये तीनों कथन सही है। छत्तीसगढ़ी और बिलासपुर जो है वो रायपुर, दुर्ग की बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में। हरियाणवी का एक नाम बांगरू भी है, ये भी सही है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी और ललितपुर है, ये भी सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। विद्यापति भोजपुरी के नहीं, विद्यापति
किस भाषा के कवि हैं बताइएगा? विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। ये मैथिली भाषा के कवि हैं और इन्हें मैथिल कोकिल की भी संज्ञा इनको दी गई है। तो ये मैथिली भाषा के कवि है और हमारे पाठ्यक्रम में इनका विद्यापति की पदावली लगी हुई है यूनिट 5 में। तो आप इनको विद्यापति के बारे में आप जरूर से नॉलेज रखिए। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? सही जवाब दीजिएगा। कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा, भरतपुर। सही जवाब होगा गाजियाबाद। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू या हिंदुस्तानी? इसका सही जवाब क्या है? खड़ी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। ये कौन सा इसमें से जो ये सभी कथन दिए गए हैं, जैसे मैथिली विद्यापति से संबंधित है, बिहारी ब्रजभाषा से संबंधित है, तुलसी अवधि से संबंधित है, केशव खड़ी बोली से संबंधित है, यहाँ पे ये लिखा गया। तो आप ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ये असत्य है। तो मैथिली विद्यापति से संबंधित है, ये सही है। तुलसी अवधि से संबंधित है, ये भी सही है। केशव खड़ी बोली में लिखते थे, ये भी सही है। लेकिन बिहार में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। ब्रजभाषा का केंद्र बिहार नहीं है, अतः ये गलत होगा और ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ मैंने जो भी बोलियां अब तक आपने प्रश्न के माध्यम से देखा है, तो यहाँ पर मैंने ये रखा है, इसको देख लीजिए। ये जो दृष्टि वाली बुक है उसमें से ये मैंने रखा है इसको। यहाँ इस कॉलम को आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिए और इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ये अपभ्रंश है, सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी है भाषा? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और ये देखिए राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढानी, कुमाऊनी, गढ़वाली। और इसमें ये दिया गया है कि ये किस क्षेत्र में, ये भाषाएं किस क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में मारवाड़ी बोली जाती है। और मालवी का केंद्र क्या है? उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक, ये सब मालवी की बोली है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढानी, जयपुरी का एक नाम ढूंढानी भी है। ये भी कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। जो 2012 वगैरह के टाइम में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पीवाईक्यू में है कि ढूंढानी का दूसरा नाम क्या है। तो ये याद रखिएगा जयपुरी। और ये कहाँ बोला जाता है? ये क्षेत्र क्या है इसका? कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़। कुमाऊनी का क्या क्षेत्र है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली का क्या क्षेत्र है? गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र को, ये क्षेत्र में ये गढ़वाली भाषा बोली जाती है। ये पूरा कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको रीड करा दे रही हूँ, उसके बाद में आपको ये मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करना है। ये सौर सेनी के अंतर्गत ये पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी में ही ये है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी। कौरवी का ही दूसरा नाम है खड़ी बोली या दहलवी, इसको कौरवी को ही बोलते हैं। हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, गुजरी,
और ये अर्धमागधी से कौन निकला? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और ये पूर्वी हिंदी में कौन कौन है? अवधी पूर्वी, कोसली, बैसवारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इन सब का ये जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ब्रज भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्षेत्र भी हमेशा पूछता है। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा शहर आता है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। और मध्य प्रदेश में आने वाला क्षेत्र है ग्वालियर का पश्चिमी भाग। राजस्थान में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। कहाँ? भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, ये सब जगह पे ब्रज भाषा बोली जाती है। और ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से निकला है? सौरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद है ये कौरवी, खरी बोली। ये दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला इत्यादि में कौरवी बोली जाती है, यानी खड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। हरियाणवी का मुख्य क्षेत्र क्या है? दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला, ये सब जगह पे हरियाणवी बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी या गुजरी, ये सब एक ही नाम है, दक्षिणी हिंदी या गुजरी। तो ये कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी सब जगह नहीं, महाराष्ट्र के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई। अब ये अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और इसमें पूर्वी हिंदी के भी में 4 बोलियां हैं: अवधी, कौसली, बैसवारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ये अवधि कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, ये सब जगह पे अवधि बोली जाती है। और बघेली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली है बघेली। तो ये कहाँ है? दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और ये बालाघाट, ये सब जगह पे बघेली भाषा बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी ये सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया, ये सब जगह पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब आते हैं यहाँ पे मागधी। ये मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी 3 है बस: भोजपुरी, मगही और मैथिली। और ये भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है ये देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग, इन सब जगहों पे भोजपुरी बोली जाती है। ये उत्तर प्रदेश के इन शहरों में। और बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भोजपुरी बोली जाती है। उसके अलावा झारखंड में के रांची और पलामू में भी भोजपुरी बोली जाती है। फिर आता है मगही। मगही का कौन सा क्षेत्र है? ये बिहार में है। बिहार में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय और भागलपुर में मगही बोली जाती है। झारखंड के भी पलामू और हजारीबाग में मगही मगही बोली बोली जाती है। उसके बाद आता मैथिली। मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदा, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीजन, तिरहुत में की सीमा के पास नेपाल की तराई तक में मैथिली बोली जो है वो बोली जाती है। तो ये जो दोनों कॉलम है ये आप जरूर से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही जवाब बताइएगा। खरोष्टी, ब्राह्मी, चित्रलिपि या गुरुमुखी? सही जवाब क्या है इसका?
इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो देवनागरी लिपि में कुल 53 वर्ण हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये है, क्योंकि पहले हम ये जानते थे कि देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं, लेकिन इधर बाद में इसमें ऐड किया गया है ल। मराठी भाषा का एक शब्द आता है जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने। तो ये ल जो है इसको बाद में ऐड किया गया है और इसीलिए ये 53 हो गया है। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक या कुटिल? कौन सी लिपि है? वर्णात्मक लिपि है, क्योंकि इसमें वर्ण होते हैं, तो ये देवनागरी लिपि वर्णात्मक या अक्षरात्मक भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को एक और नाम से कहा जाता है अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि भी है। यहाँ पे देखिए मैंने रखा है कि इसे देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ था, ये यहाँ पे है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए थे, दक्षिणी और उत्तरी। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से जानी गई। और ये ब्राह्मी लिपि जो गुप्त काल में थी, ब्राह्मी लिपि, इसी ब्राह्मी लिपि के दो भाग हुए, एक दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपि का विकास हुआ दक्षिणी शैली से। ये ब्राह्मी लिपि से ही दोनों निकली है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। और उत्तरी शैली से ही गुप्त लिपि हुई, जो कि 4वीं या 5वीं शताब्दी के समय। और उसके बाद सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, जिसको डॉक्टर बूलर ने, यहाँ देखिए लिखा, डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा था, और ये 6ठी सदी में हुआ था। और इसी कुटिल लिपि से निकली है देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। तो ये कॉलम भी, इसको भी याद कर लीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकली है। लेकिन इस बीच में अगर हमें प्रश्न में ये भी आ सकता है कि किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो हमें ये भी याद रखना होगा उत्तरी शैली से। और किस लिपि, गुप्त लिपि से, उसके बाद कुटिल लिपि, ये तीनों एक क्रम में, इसका क्रम भी हमें याद रखना होगा। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए देवनागरी लिपि में किसने सुझाव दिया? पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। पंचम वर्ण आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंगा, फिर ये च छ ज झ य, तो ये पांचवा जो है ये पंचम लिपि का पंचम वर्ण कहलाए। तो उसको कहा गया कि उसका ऐसे कोई यूज नहीं है, तो उसको अनुस्वार के रूप में सिर्फ प्रयोग किया जाए। ये सुझाव किसने दिया था? ये बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था सुझाव, लेकिन उनका ये सुझाव मान्य नहीं हुआ। और आज भी हम लोग पूरा पढ़ते हैं पंचम वर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बीजी खेर? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो इसका सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव की सदस्य अध्यक्षता में किया गया था लिपि सुधार समिति का गठन। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर या तिलक? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है काका कालेलकर। काका कालेलकर का ये कहना था कि किसी भी जैसे कि हम क में
ये मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा, इस तरह से ना करके जो अ आ ई का, या फिर उसी तरह से हम अ आ ई में भी लगाने का ये उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम इस तरह से लिखेंगे अ आ, और ई को भी इन्होंने कहा था कि इसको ऐसे लिखा जाए। ये तो महाराष्ट्र में बहुत दिनों तक ऐसे हो रहा था, लेकिन ये बाद में इसको इस सुझाव पर बात नहीं की गई और इसको हटा दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। फिर ये जैसे कि किसी इस तरह से वो कहते थे कि ई या ऊ लिखने के बजाय हम सिर्फ अ में ही अ की ही 12 खड़ी बनाते हैं, जैसे क का की होता है, तो इसमें अ में ही इसमें मात्रा लगा करके ऐसे बनाने का उन्होंने एक सुझाव दिया था। तो आज आप देखते हैं कि जैसे एवरेस्ट मसाला इसका एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि एवरेस्ट मसाला अगर सही तरीके से लिखा जाए तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो ऐसे लिखा जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को, लेकिन इस सुझाव को रद्द कर दिया गया था, उनका ये सुझाव मान्य नहीं हुआ था। इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ये 50वां और ये आखिरी प्रश्न है। देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। इसमें से कौन सा सही जवाब है? देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को भी जो मॉक टेस्ट करना चाहते हो और अपने आप को चेक करना चाहते हो कि उनकी तैयारी कितनी है, प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि 21 जून से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें तीसरे या चौथे दिन हिंदी का भी पेपर होगा। तो आप जो भी तैयारी करना चाह रहे हो तो उनको मेरी ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। और आप भी एक बार बताइएगा कि इस 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न आप नहीं कर पाए हैं। तो उन सबको नोट भी कर लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।